सो वेलकम बैक गाइस टू एम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप लोग सारे कहते हो कि लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 20 मिनट की भी जब वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग 100 में से 80% वो आधी वीडियो भी नहीं देखते, वो आधी से भी कम वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं। तो गाइस अब फिर आप लोग बताओ कि मैं अभी यहाँ पर लॉन्ग वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर आप लोग उसे पूरा भी देखा करो और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करो। तो फिर गाइस आप आते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि शाओ यान उस माउंटेन रेंज की तरफ जा रहा था, जहाँ पर अभी के लिए गाइस ब्लड पूल अपीयर होने वाला था कुछ दिनों में। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान एक माउंटेन पीक पर चढ़ जाता है और उस तरफ जाने लगता है जंगल में, जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट थी। और अभी के लिए गाइस शाओ यान का इरादा था उन मैजिकल बीस्ट से फाइट करके ट्रेनिंग करने का, लेकिन अभी के लिए गाइस शाओ यान उन मैजिकल बीस्ट को मारना तो नहीं चाहता था। लेकिन इसके साथ ही शाओ यान उस जंगल में एक जगह पर जाता है जहाँ पर गाइस एक बहुत बड़ा मैजिकल बीस्ट वहाँ पर पहरा दे रहा था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट था वहाँ का। अब गाइस जब शाओयन वहाँ पर जाता है तो वो मैजिकल बीस्ट शाओयन से फाइट करता है, जिसकी वजह से गाइस शाओयन को उसे मारना ही पड़ता है। और वो मैजिकल बीस्ट था लैंड डीमन बियर। अब गाइस इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को मरता देखकर अभी के लिए वहाँ पर मौजूद बाकी के मैजिकल बीस्ट ये देखकर वहाँ से दौड़ लगा देते हैं और अभी के लिए गाइस उन्हें शाओयन से काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब गाइस शाओयन उस बड़े से बियर से कहता है कि अभी के लिए तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी टेरिटरी को जाकर सेव करना चाहिए था, ना कि तुम उस बेवकूफ वुल्फ के लिए अपनी जान यहाँ पर खतरे में डालो। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 10 दिनों में शाओ यान ने बहुत लंबा सफर तय किया था और इन 10 दिनों के दरमियान शाओ यान को उस जंगल में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट मिले थे जो कि अकल से पैदल थे और उन्होंने शाओ यान पर अटैक भी किया था, जिनको शाओ यान ने मजबूरी में मार दिया था। और गाइस अभी के लिए शाओ यान से उनके खून की अच्छी खासी बू भी आ रही थी। अब गाइस शाओ यान ने इस सफर के दरमियान बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट से जिनसे फाइट की थी, उनमें से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट 2 होंग क्लास के एक्सपर्ट थे और ये बियर भी जो कि डीमन बियर था ये भी 2 होंग क्लास का एक्सपर्ट था। लेकिन अभी के लिए शाओ यान किसी भी रैंक 7 के यानी कि 2 होंग क्लास के मैजिकल बीस्ट से इजीली फाइट भी कर सकता था, लेकिन अभी के लिए वो उसे नहीं था मिला। और गाइस ये जो डीमन बियर था ये अभी के लिए उस ग्रेव वुल्फ के लिए काम करता था जो कि यहाँ का राजा था, ग्रेव वुल्फ किंग। और गाइस वो ग्रेव वुल्फ किंग अभी के लिए 2 होंग क्लास का मैजिकल बीस्ट था। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओ यान के पिछले दिनों कई बार उस ग्रेव वुल्फ किंग से कई बार टकरे हुए जो कि 2 होंग क्लास के 3 स्टार पर था। और गाइस अभी के लिए शाओ यान उसके हाथों से कई बार बचकर निकल भी गया। ये मुश्किल नहीं था शाओ यान के लिए उसे किल करना, लेकिन शाओ यान बस उससे खेल रहा था। अब इसके साथ ही गाइस उस ग्रेव वुल्फ किंग ने अपने सारे के मैजिकल बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि वो शाओ यान को ढूंढें और किसी भी हालत में ढूंढकर उसके सामने लाएं या फिर उसे इन्फॉर्म करें तो वो शाओ यान की जाकर बैंड बजा सके। अभी के लिए गाइस शाओ यान का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था कि ट्रेनिंग करना। और अभी के लिए गाइस वो जब भी ग्रेव वुल्फ किंग से फाइट करेगा तो वो उसे कभी भी किल नहीं करेगा, बस उससे फाइट करके वो ट्रेनिंग ही करेगा। और गाइस शाओ यान का मकसद था कि इस तरह की फाइट शाओ यान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप लोगों को तो पता ही है कि जब भी शाओ यान किसी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ता है और उसे हराता है या उसे मारता है तो शाओ यान का ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है और ये शाओ यान की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित होता है। अब गाइस शाओ यान उस ग्रेट लैंड डीमन बियर का मॉन्स्टर कोर निकालते हुए हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए वो ग्रेव वुल्फ किंग पागलों की तरह उछलता कूदता होगा क्योंकि मैं उसे मिला ही नहीं। और गाइस इसके साथ ही शाओ यान उस बियर के हेड से एक रैंक 6 का मॉन्स्टर कोर बाहर निकाल लेता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान वो मॉन्स्टर कोर एक पास की नदी से उससे खून साफ करने लगता है और उसे धोने लगता है। और इसके साथ ही शाओ यान कहता है कि अभी के लिए मैं इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ। और बात की जाए 3000 लाइटनिंग लुमिनरी बॉडी की तो अभी के लिए मैंने अवतार को बनाया नहीं और इस चीज को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये डैम 3000 लाइटनिंग लुमिनरी बॉडी ये बहुत ही ज्यादा टफ है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान अपने हाथों को अपनी फ्लेम से कवर करके उस मॉन्स्टर कोर पर से जो वेपर थे वो पानी के वेपर्स को वेपराइज करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओ यान मजीद कहता है कि अभी के लिए उस हेवन आई माउंटेन रेंज पर 20 डेज के बाद वो ब्लड पूल अपीयर हो जाएगा और मैं हैरान हूँ कि अगर मैं इन 20 दिनों के अंदर अंदर उस 3000 लाइटिंग लुमिनरी बॉडी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ और अपना एक अवतार बना लूँ तो ये कम्प्लीटली मेरे लक पर डिपेंड होगा। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल
बीस्ट आकर शाओयन को हर तरफ से घेर लेते हैं और अभी के लिए गाइज उन सबको एक लीड कर रहा था एक मैजिकल बीस्ट जो कि अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म में था। और गाइज ये मैजिकल बीस्ट और कोई नहीं अभी के लिए वही ग्रे वुल्फ किंग था जो कि दोजों क्लास के 3 स्टार पर था। और गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शाओयन ने अभी के लिए उस ग्रे वुल्फ किंग का एक ट्रेजर चुराया हुआ था जो कि था स्टारलेच फ्रूट और ये एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस ग्रे वुल्फ को देखकर बहुत ही हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम वही मैजिकल बीस्ट हो जो यहाँ का किंग बताता है खुद को, जो कि मेरे पीछे उस स्टारलेच फ्रूट के लिए पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारा इस तरह से मेरा पीछा करना तुम्हारे लिए जरा सा भी फायदेमंद नहीं होगा। अब गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो ग्रे वुल्फ किंग था अभी के लिए ये ह्यूमन फॉर्म में आया हुआ था और कोई भी मैजिकल बीस्ट जब दोजों क्लास पर पहुंचने के बाद ह्यूमन फॉर्म में आता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गाइज ये बिल्कुल सिमिलर वही कंडीशन होती है कि जब के टाइम कोई भी मेडिसिनल पिल बनती है रैंक 7 की और उस पर लाइटनिंग पड़ती है और लाइटनिंग उसे हमेशा डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जब भी कोई दोजों क्लास का मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वहां पर भी लाइटनिंग अपीयर होती है और वो उस मैजिकल बीस्ट को किल भी कर सकती है। अगर वो मैजिकल बीस्ट लकी हुआ तो वो फिर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अभी के लिए ये मैजिकल बीस्ट जो कि ग्रे वुल्फ किंग था ये ह्यूमन फॉर्म में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका था। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग जो कि अभी के लिए ह्यूमन फॉर्म में था वो शाओयन को पर गुस्सा करते हुए कहता है कि फूलिश लड़के अभी के लिए जल्दी से वो चीज मेरे हवाले कर दो वरना आज के दिन मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूंगा। और इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग अपना एक बड़ा सा क्ला बनाकर शाओयन के थ्रोट पर अटैक कर देते हैं और गाइस ये देखकर शाओयन फौरन ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके बड़ी स्पीड से उसके ये अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। अब इसके साथ ही वो ग्रे वुल्फ किंग जब देखता है कि शाओयन ने उसके अटैक को इजीली डॉज कर लिया तो वो गुस्से में कहता है कि लिटिल बास्टर्ड तुम वाकई में ही जानते हो कि मेरे अटैक्स को किस तरह डॉज करना है। और गाइस अभी के लिए वो ग्रे वुल्फ किंग तपा भी इस बात पे हुआ था कि उसकी स्ट्रेंथ शाओयन से काफी ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो शाओयन को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। अब गाइस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करने के बाद शाओयन के पीछे 3 आफ्टर इमेजेस अपीयर होते हैं और गाइस अभी के लिए शाओयन उनमें से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अच्छे से महसूस कर पा रहा था और वो कहता है कि लगता है कि अभी के लिए मैं सक्सीड होने के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन ने सक्सेसफुली ऐसे अवतार बना लिए थे जिनमें से गाइस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल रही थी। अब गाइस इसके साथ ही वो ग्रे वुल्फ किंग शाओयन पर एक और अटैक करता है जिससे कि शाओयन फिर से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके डॉज कर लेता है और एक अवतार बनता है जो कि जिसमें से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकल रही थी शाओयन की। अब शाओयन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस अवतार को अपनी आंखों के दरमियान सर में स्टोर कर लेता है गाइस। अब इसके साथ ही शाओयन उसको स्टोर करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ग्रे वुल्फ किंग तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अभी के लिए तुमने मेरी हेल्प की मेरे लिए एक अवतार बनाने में, तो इसलिए फिर मैं तुम्हें यहाँ का राजा रहने देता हूँ, मैं तुम्हें इस यहाँ की गद्दी से नहीं हटाऊंगा। और गाइस अभी के लिए शाओयन का मजीद लड़ने का मूड भी नहीं था, क्योंकि अभी के लिए उसका ट्रेनिंग का यही मकसद था कि वो कोई ना कोई अवतार बना ले जिसमें से गाइस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकल रही है और शाओयन उसको स्टोर कर ले। तो ऐसा ही हुआ, शाओयन ने अवतार को अभी के लिए स्टोर कर लिया, तो उसका कोई भी मकसद नहीं था वहां रुककर वो ग्रे वुल्फ किंग से फाइट करने का। अब इसके साथ ही शाओयन अपने बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है और वहां से बड़ी स्पीड से निकलने लगता है। अब गाइस जैसे ही वो ग्रे वुल्फ किंग शाओयन के बैक पर वो बोन विंग्स देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि हेवन फिनिक्स डीमन विंग्स ये तुम्हारे पास कहां से आए। अब ये चीज सुनने के बाद शाओयन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो इसके साथ ही उस ग्रे वुल्फ से कहता है कि अभी के लिए क्या तुम जानते हो कि ये क्या चीज है। अब गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा डर चुका था शाओयन के ये बोन विंग्स देखने के बाद, अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने कभी हेवन डीमन फिनिक्स के किसी मैजिकल बीस्ट से वो मिला हो और अभी के लिए गाइस वो इस हेवन डीमन फिनिक्स की ब्लड लाइन और उसकी साउल के प्रेशर को अच्छे से महसूस कर पा रहा था अपनी यादों में और अपनी लाइफ के लिए और शायद अपनी लाइफ टाइम के लिए वो कभी भी इसको ना भूले। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ शाओयन से हैरान होते हुए कहता है कि लड़के तुमने ये फोनिक्स डीमन विंग्स हेवन फोनिक्स डीमन विंग्स कहां से लिए। और अभी के लिए गाइस उस ग्रे वुल्फ को लग रहा था कि शाओयन ने ये जो बोन विंग्स ली हैं ये किसी मरे हुए हेवन डीमन फोनिक्स के विंग्स चुराए हैं इसने, वरना शाओयन की तो इतनी औकात नहीं है कि ये किसी जिंदा इस तरह की एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को किल करके उसके बोन विंग्स को चुरा पाए या ले पाए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इस तरह के मैजिकल बीस्ट को मारकर उसकी कोई चीज ले ले तो इस फोनिक्स के इस हेवन डीमन फोनिक्स के ट्राइब को पता ना चले। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन बड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट जो कि हेवन फोनिक्स डीमन विंग्स जिसके हैं ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ शाओयन से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई नहीं
पता उस हेवन डीमन फोनिक्स के ट्राइब के बारे में या उस हेवन डीमन फोनिक्स मैजिकल बीस्ट के बारे में। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने दिल में कहता है तो अच्छा वो जो लाश थी उस मैजिकल बीस्ट की वो हेवन डीमन फोनिक्स की थी। अब शाओयन एक स्माइल के साथ उस ग्रे वुल्फ से कहता है तो अच्छा फिर तुम जो कुछ भी जानते हो अभी के लिए मुझे उस हेवन डीमन फोनिक्स के बारे में सब बता दो। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ आगे से कहता है कि ब्रैट तुम मुझे समझते क्या हो, क्या तुम मेरे सामने इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे, तुम आखिर हो क्या चीज, तुम ये ना समझो कि तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करके मुझे डरा लोगे इन बोन विंग्स के दम पर। और हाँ अगर हेवन फिनिक्स के ट्राइब को ये पता चल गया कि तुमने किसी हेवन फिनिक्स डीमन के विंग्स को चुराया हुआ है और उसको दाव टेक्निक में बदला हुआ है तो वो तुम्हें मरते दम तक चेस करेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं पूरे दावकी कॉन्टिनेंट में। अब गाइस वो ग्रे वुल्फ फिर से अपनी औकात पर आता हुआ शाओयन से कहता है कि अभी के लिए जल्दी से वो मेरा स्कारलेट फ्रूट मेरे हवाले वापस कर दो वरना आज मैं तुम्हारी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब गाइस ये कहते ही वो ग्रे वुल्फ अपने होंठों पर अपनी लाल जीभ फेरते हुए शाओयन पर एक और फिस्ट अटैक कर देता है। अब जैसे ही वो फिस्ट अटैक शाओयन को लगने वाला था तो शाओयन का अर्थ डीमन पपेट उसकी स्टोरी रिंग में से बाहर आकर उस ग्रे वुल्फ के अटैक को ऑन द स्पॉट ही रोक लेता है और वहां पर बहुत ज्यादा सिल्वर ग्लो हर तरफ फैल जाता है। अब ये चीज देखने के बाद ग्रे वुल्फ की हाथ में फटकर आ जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है इस फोर्स की वजह से। अब गाइस के साथ ही उसकी नजर सामने अपने एक सिल्वर कलर के बंदे पे पड़ती है और अभी के लिए गाइस उस ग्रे वुल्फ को उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी उस ग्रे वुल्फ किंग से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, पहला ये कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो और इस जगह का किंग बने रहो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और दूसरा ये कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो। जो सुनने के बाद वो ग्रे वुल्फ किंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है और अभी के लिए गाइस वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे किल कर पाओ। अब गाइस ये सुनने के बाद शाओयन हंसते हुए ग्रे वुल्फ किंग की तरफ अपना इशारा कर देता है और गाइस अभी के लिए ऐसा करते ही वो डीमन पपेट शाओयन का वो उस ग्रे वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है। अब गाइस शाओयन अपने डीमन पपेट को इस चीज का तो ऑर्डर नहीं करता कि वो इसको किल कर दे, बस वो इस चीज का ही ऑर्डर करता है कि वो इसको अच्छे से समझाए और उसका दिमाग सेट करे। तो गाइस डीमन पपेट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग उस डीमन पपेट से फाइट तो करता है लेकिन गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन का डीमन पपेट उस ग्रे वुल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए वो किसी भी दोजों क्लास के 7 स्टार के बंदे से भिड़ सकता है शाओयन का डीमन पपेट। तो ये ग्रे वुल्फ क्या चीज है जो कि दोजों क्लास के 3 स्टार पर है। अब गाइस उस डीमन पपेट से मार खाने के बाद वो ग्रे वुल्फ किंग उसका होश ना उसके ठिकाने आ जाते हैं और फिर इसके साथ ही गाइस वो शाओयन को कहता है कि रुक जाओ अभी के लिए रुक जाओ, मैं अभी के लिए हार मानता हूँ। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपने पपेट को इशारा करता है जिससे कि उसका डीमन पपेट वहीं पर रुक जाता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन उस ग्रे वुल्फ किंग से कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे जो भी इंफॉर्मेशन तुम जानते हो मुझे हेवन डीमन फोनिक्स के बारे में सब बता दो। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग अपने मुंह के एक कॉर्नर से अपना खून साफ करते हुए उस डीमन पपेट की तरफ देखकर शाओयन से कहता है कि ये हेवन डीमन फोनिक्स ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर और एंशिएंट मैजिकल बीस्ट है और इनका एक अपना ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इवन के पिल टावर और हॉल ऑफ साउथ से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सेंट्रल प्लेन्स में और ये पी के लेवल के मैजिकल बीस्ट माने जाते हैं। और जब भी किसी हेवन डीमन फोनिक्स का कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा रैंक 5 का मैजिकल बीस्ट होता है डायरेक्टली, और जब भी कोई हेवन डीमन फोनिक्स का कोई बच्चा जब अडल्ट स्टेज में जाता है तो वो रैंक 7 पर पहुंच जाता है और इवन के कुछ तो रैंक 8 पर भी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन ये हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के जो मेंबर हैं ये बहुत ही कम रह चुके हैं इस दावकी कॉन्टिनेंट में, मगर इस दावकी कॉन्टिनेंट में इनका बहुत ही अहम रोल है। इवन के पिल टावर और हॉल ऑफ साउल जैसी फैक्शंस भी इनसे काफी ज्यादा डरती हैं और हेवन डीमन फोनिक्स का जब कोई भी मेंबर मरने वाला होता है तो वो वापस अपने ट्राइब में चले जाते हैं और वहां पर जाकर मरते हैं और ताकि कोई भी उनकी बॉडी से कोई भी चीज ना चुरा सके। और अगर कोई इस तरह से कर लेता है तो तब के टाइम हेवन डीमन फोनिक्स का ट्राइब उस बंदे का पीछा करके उसकी एंडिंग का बहुत ही बुरा हाल करते हैं और उसको बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। और लड़के अगर तुम्हारे पास अभी के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन ये स्ट्रेंथ उस हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के आंखों में जरा सी भी नहीं क्योंकि तुम उनके सामने चूंटियों के समान हो। अब गाइस शाओयन बहुत ज्यादा हैरान था इस ग्रे वुल्फ की बातें सुनकर क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस मैजिकल बीस्ट की लाश से उसने ये बोन विंग्स नहीं है वो इतने ज्यादा एंशिएंट मैजिकल बीस्ट
की बोन विंग्स हो सकते हैं और उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा फ्रैटनिंग हो सकता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन के जहन में लिटिल गर्ल जियन का ख्याल आ जाता है और वो ख्याल आ जाता है कि जब के टाइम लिटिल गर्ल जियन के ब्लड ने इस 7 डीमन फोनिक्स के ब्लड को अच्छे से सप्रेस कर लिया था। और इसके साथ ही गाइस शाओजिन उस ग्रे वुल्फ से पूछता है कि क्या इस मैजिकल बीस्ट के अलावा और भी कुछ फैक्शंस हैं मैजिकल बीस्ट की, या कोई मैजिकल बीस्ट ऐसा भी है जो कि इस 7 डीमन फोनिक्स को अच्छी खासी टक्कर देता हो इस डॉकी कॉन्टिनेंट पर। जिसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हुए शाओजिन को बताता है कि अभी के लिए इस पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट पर तो 2 ऐसे ट्राइब्स हैं मैजिकल बीस्ट के जो कि इनको अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं 7 डीमन फोनिक्स को, और वो दोनों के मैजिकल बीस्ट के ट्राइब एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। उनमें से एक है 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन और दूसरा है वॉइड एंशिएंट ड्रैगन। अब गाइस इसके साथ ही शाओजिन ये नाम सुनने के बाद खुद से कहता है कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन और वॉइड एंशिएंट ड्रैगन, मैंने इनका नाम पहले नहीं सुना और मुझे अभी के लिए नहीं पता कि जियन इन दोनों में से कौन से क्लैन से बिलोंग करती है। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग शाओजिन को मजीद बताता है कि ये दोनों के ट्राइब्स बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है और अभी के लिए ये जो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन है इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और इनकी अभी के लिए ब्लड लाइन पूरी तरह से प्योर तो नहीं, लेकिन अपनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इनका ट्राइब बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा लंबा होता है। इसी वजह से इतनी लाइफ स्पैन में ये जितनी भी ज्यादा अचीवमेंट्स लेते हैं वो इनके लिए बहुत ही कम होती हैं, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट्स होती हैं। और जहां तक रही वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की, तो वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट का क्लैन है और उसके बारे में मैं भी इतना ज्यादा नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ और मैंने सुना है कि वॉइड एंशिएंट ड्रैगन 7 डीमन फोनिक्स को अपने खाने में इस्तेमाल किया करते हैं। वो 7 डीमन फोनिक्स को बहुत ही ज्यादा शौक से खाया करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस ग्रे वुल्फ किंग जब ये बात कहता है तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ये जो वॉइड एंशिएंट ड्रैगन मैजिकल बीस्ट है ये स्पेस के थ्रू भी आ जा सकते हैं और इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है स्पेस को फाड़ने की और डायमेंशंस में से मूव करने की। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ किंग शाओजिन से कहता है कि लड़के जो मैं जानता था मैंने तुम्हें अभी के लिए बता दिया। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन भी सोचों में चला जा चुका था और वो कहता है कि अभी के लिए शटिंग थ्रू डायमेंशंस ये पावर तो अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन के पास भी है, वो भी इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करती है। हो सकता है कि उसका ट्राइब भी ये वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ही हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन अपनी स्टोरी रिंग में से वो पेयरलेस फ्रूट निकालकर उस ग्रे वुल्फ की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा अभी के लिए रिवार्ड है जो कि मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और हाँ, इस मैटर को अभी के लिए तुम सीक्रेट रखना, अगर तुमने ये किसी को भी बता दिया तो मैं इस माउंटेन रेंज में जो तुम ये रूल कर रहे हो वो तुम्हारी दादागिरी निकाल दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस वो ग्रे वुल्फ शाओजिन से कहता है कि हम लोग तुम ह्यूमन जैसे नहीं होते, हम किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें जुबान दी है कि मैं इस चीज को सीक्रेट ही रखूंगा, तो इसे मैं सीक्रेट ही रखूंगा, तुम परेशान ना हो। अब गाइस वो ग्रे वुल्फ वहां से जाते हुए शाओजिन को एक बार फिर से रिमाइंड करवाता है और कहता है कि लड़के अभी के लिए तुमने मुझे ये स्टार रिच फ्रूट जैसे कि वापस दे दिया है, तो मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा देता हूँ, वो ये कि किसी भी 7 डीमन फोनिक्स के बंदे को ये पता ना चलने देना कि तुम्हारे पास उनके किसी मेंबर के बोन विंग्स हैं, वरना वो तुम्हें मौत तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तब तुम्हारे पास रोने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओजिन खुद अपना सर खुजाते हुए कहता है कि अभी के लिए मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है और ये बोन विंग्स इनसे काफी ज्यादा मसला होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन उनको वापस छुपा लेते हैं। अब गाइस थोड़ी देर के बाद शाओजिन को हम देखते हैं एक माउंटेन पीक पर बैठे हुए क्रॉस लेग करके और इसके साथ ही शाओजिन अपनी आईज ब्रोज के दरमियान से अपने अवतार को बाहर निकाल लेता है और अभी के लिए शाओजिन का अवतार भी शाओजिन के सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओजिन के अवतार की स्ट्रेंथ 2 लिंक क्लास पर थी और कोई भी इन दोनों में से अच्छे से पहचान कर ये नहीं था बता सकता कि इनमें से असली शाओजिन है कौन। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन सोचता है कि अभी के लिए ये अर्थ लेवल का अवतार है और अभी के लिए मुझे इसे इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अभी के लिए फीतियान को भी देखकर ऐसे लग रहा था कि उसका जो इंटरमीडिएट लेवल का अवतार था उसने भी काफी साल लगाए होंगे ट्रेनिंग में, तब जाकर उसका अवतार इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा होगा। अब गाइस शाओजिन के माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आने लगती है और शाओजिन सोचता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग मेथड उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी लाइटनिंग की स्ट्रेंथ को इस अवतार से जोड़ दे और तब के टाइम लाइटनिंग स्ट्रेंथ का यूज करे तो तब जाकर कोई भी इसकी स्पिरिचुअल रिपल्स को हाइड कर सकता है और तब ये अवतार डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है अपने और अपनी हाइड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी सीक्रेट रखेगा। और गाइस अभी के लिए शाओजिन परेशान हो रहा था कि
उसके पास अभी के लिए लाइटनिंग स्ट्रेंथ तो नहीं है। वो लाइटनिंग स्ट्रेंथ कहाँ से निकाले, क्योंकि जब के टाइम उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज़ किया था और उसको प्रैक्टिस किया तो तब उसने लाइटनिंग स्ट्रेंथ को यूज़ कर लिया था और उसे प्रैक्टिस कर लिया था। और अभी के लिए शाओयन के पास कोई भी लाइटनिंग स्ट्रेंथ नहीं बची हुई। इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी शाओयन की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ़ लड़के, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मैंने तो तुम जैसा बेवकूफ़ देखा नहीं। जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करो, उसकी स्ट्रेंथ का यूज़ करो, और तुम्हारी बॉडी में जो फलन आर्ट फ्लेम है वो किसी भी विंड लाइटनिंग स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा है, और जल्दी से इसको इस अवतार से मर्ज कर दो। और जब के टाइम तुम ऐसा करोगे तो ये बाहर की एनर्जी से हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहेगा और कोई भी बाहर की एनर्जी इस अवतार को इतनी आसानी से हार्म नहीं पहुंचा सकेगी। अब गाइस टियानहुआ जुंजी शाओयन को साथ साथ सबक भी सिखा रहे थे अच्छा खासा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन ये बात सुनने के बाद टियानहुआ जुंजी से थोड़ी बहुत बहस करता है और कहता है कि अगर फलन आर्ट फ्लेम का मैंने यूज किया तो ये अवतार खत्म नहीं हो जाएगा क्या। जिसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी शाओयन के कहते हैं कि अभी के लिए तुम इस अवतार को फलन आर्ट फ्लेम से बनाओ तो सही और इसको स्ट्रेंथ तो दो, देखना इससे तुम्हारा ये अवतार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी के लिए तुम इसे यकदम पका ना देना, तुम अपनी हल्की आंच पर सालन बनाओ, देखना सालन काफी ज्यादा मजे का होगा। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है तो चलो ठीक है फिर इस चीज को ट्राई करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की हेवनली फ्लेम बाहर निकलकर उस अवतार को हर तरफ से घेर लेती है और अभी के लिए शाओयन उसे हल्के टेम्परेचर पर उसको एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है गाइस। और फिर शाओयन का डीमन पपेट भी वहां पर अपीयर हो जाता है और शाओयन को हर तरफ से गार्ड करने लगता है। अब गाइस शाओयन को उस अवतार को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं और शाओयन अभी के लिए काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था एग्जॉशन की वजह से। और गाइस अभी के लिए शाओयन के उस अवतार को रिफाइन करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन गाइस बाहर से तो अभी के लिए शाओयन काफ़ी ज़्यादा स्लो था। लेकिन ये चीज़ अगर फीतियान देख ले तो उसके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा शाओयन पर, क्योंकि गाइस शाओयन ने इजीली ही एक अवतार बना लिया और अभी के लिए शाओयन उसको अपनी हेवनली फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दे रहा था और उसको इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। अब ये चीज़ देखने के बाद टियानहुआ जुंजी उस रिंग से बाहर आ जाते हैं और शाओयन को इस तरह से देखकर वो एक स्माइल करके वापस अपनी स्टोरी रिंग में चले जाते हैं। अब गाइस जैसे जैसे वो अवतार शाओयन के हेवनली फ्लेम में जा रहा था तो इसके साथ ही उसकी इल्यूमिनरी बॉडी थोड़ी बहुत विजिबल होना स्टार्ट हो गई थी और इसके साथ ही गाइस शाओयन की हेवनली फ्लेम की जो सीडलिंग्स थी वो उस अवतार की बॉडी के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। अब गाइस रात होते होते शाओयन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो कहता है कि अभी के लिए इस चीज को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि इसको इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाने में मैं 2 मंथ के अंदर अंदर ऐसा कर पाऊँ। मुझे लगता है कि 2 मंथ लग ही जाएंगे, इसलिए अभी के लिए ये 3000 लाइटिंग लूनरी बॉडी इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा टफ दाव टेक्निक है। जिसके साथ ही टियानहुआ जुंजी हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि लिटिल फेलो तुम बहुत बड़े लालची हो और मैं भी इस दाव टेक्निक को ज्यादा जानता तो नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उस फीतियान ने जो अपना अवतार बनाया होगा उसको पूरे 5 साल लग ही गए होंगे अपने अवतार को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाने के लिए। और तुम हो कि जब तुम्हें पता है कि तुम 2 मंथ के अंदर अंदर इस अवतार को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर चले जाओ तो तुम तब भी इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तुम वाकई में सच में लालची हो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन वहां से खड़ा हो जाता है और अपने अर्टिमल पपेट को अपनी स्टोरी रिंग में सेव करते हुए कहता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से मूव करना होगा क्योंकि हेवन आई माउंटेन रेंज अभी के लिए बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा होगा और मुझे डर है कि कोई उन 10 प्लेसेस में से हमारी जगह को छीन न ले हमसे, इसलिए हमें जाकर उनमें से एक जगह को ऑक्यूपाई करना होगा और दोजों क्लास का मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू हर हाल में करना ही होगा। अब गाइस शाओयन उस हेवन डीमन माउंटेन पीक की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ। और गाइस अभी के लिए शाओयन एग्जॉस्ट भी हो चुका था, लेकिन शुक्र है कि वो एक एल्केमिस्ट है, इसलिए गाइस वो काफी सारी मेडिसिनल पिल अपने मुंह में रख लेता है और उस तरफ जाना स्टार्ट रखता है। और गाइस अभी के लिए उस ब्लड पूल के अपीयर होने से पहले वहां से काफी सारी एनर्जी की वेव्स हर तरफ फैल रही थी जो कि काफी ज्यादा दिक्कत का बायस बन रही थी शाओयन के लिए। और शाओयन कहता है कि अभी के लिए इस जगह पर मैप का यूज करना बहुत ही ज्यादा बेफायदा होगा और अभी के लिए मेरी स्पीड के साथ मैं आधे दिन के अंदर अंदर उस हेवन आई माउंटेन रेंज पर पहुंच जाऊंगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन का पहला और आखिरी मकसद यही था कि वो जल्दी से जल्द इस दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करे उस ब्लड पूल में जाने के बाद, क्योंकि वो ब्लड पूल शाओयन को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला था शाओयन के ब्रेक थ्रू में। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन जब दोजों क्लास का एक्सपर्ट बन जाएगा तो उसकी जो फैक्शन होगी वो सेकंड फैक्शन कहलाएगी सेंट्रल प्लेन्स में। लेकिन गाइस अगर बात की जाए दोशेंग लेवल की तो दोशेंग लेवल किसी भी फैक्शन के पास अगर दोशेंग लेवल का एक्सपर्ट हो तो वो फैक्शन उस कॉन्टिनेंट की ही टॉप टायर फैक्शन मानी जाती है। और
ये जो छोटे मोटे फैक्शन के झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ये उस दोशेंग एक्सपर्ट की नज़रों में छोटे बच्चों का खेल होता है और अपने हाथ के एक ही इशारे से वो इन सबको तबाह भी कर सकता है। लेकिन अभी के लिए शाओजिन का पहला और आखिरी मकसद यही था कि वो जल्द से जल्द दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू करे, क्योंकि गाइस जी जूनियर ने शाओजिन को कहा था कि उसके उस मिस्टीरियस गू क्लैन में आने के लिए शाओजिन को दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू हर हाल में करना होगा। और अभी के लिए गाइस शाओजिन अच्छे से जानता था कि ये गू क्लैन, हॉल ऑफ सोल, पिल टावर इनसे ज्यादा वीक तो नहीं, ये तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि जी जूनियर ने पहली कंडीशन ही उसके क्लैन में आने के लिए रखी थी कि वो जल्द से जल्द दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू करे। तो ये पहली कंडीशन है, तो उसकी बाकी की कंडीशंस आखिर होंगी क्या। अब गाइस मैं आप लोगों को शार्टली एक बात और बता दूं कि अभी के लिए इस ब्लड पूल के लिए बहुत सारी फैक्शंस के लोग वहां पर आए हुए थे, इवन के विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के लोग भी और विंड लाइटनिंग मेन पवेलियन के लोग भी। और उनमें से जो विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी जो जिसका नाम था मिस फैन। और गाइस अभी के लिए वो लड़की यहाँ पर इस ब्लड पूल के लिए आई हुई थी और वो भी दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू करना चाहती थी जल्द से जल्द। अब गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शाओजिन को, जो कि अभी के लिए गाइस उस हेवन आई डीमन माउंटेन पर पहुंच गया था। और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, जिन्हें देखकर शाओजिन बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये जगह वाकई में सेंट्रल प्लेन्स में जाने माने वाली जगह है। और यहाँ पर इवन के सेंट्रल प्लेन्स की मुझे लगता है कि वो चारों की फैक्शंस के लोग भी आए होंगे, जिनमें से एक है विंड लाइट पवेलियन, 10,000 स्वार्ड पवेलियन और येलो लाइटनिंग पवेलियन। और इन चारों की फैक्शंस के और इन चारों के पवेलियंस के वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी हो सकता है कि यहाँ पर आए हों। और तब के टाइम मुझे लगता है कि इन चारों की फैक्शंस के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन 10 में से 4 स्पॉट तो ले ही जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करके अपने लिए एक जगह बनानी ही होगी उस ब्लड पूल में। अब गाइस के साथ ही शाओजिन उस माउंटेन पीक पर जब पहुंचता है तो अभी के लिए गाइस अभी भी काफी सारा टाइम था उस जगह पर उस माउंटेन्स में एंटर होने के लिए, तो इसलिए शाओजिन उस माउंटेन पीक पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत सारी एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल रही थी, क्योंकि 6 दिनों के बाद वहां पर ब्लड पूल अपीयर होने वाला था। और गाइस वहां पर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई थी, जिससे कि अभी के लिए बहुत सारी वेव्स बन रही थी। और अभी के लिए शाओजिन वहां पर बैठकर अपने ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। अब गाइस कुछ दिनों के बाद शाओजिन की आंखें खुलती हैं तो वहां पर लोगों का समुद्र जमा हो चुका था। और अभी के लिए गाइस शाओजिन अपने बोन विंग्स भी नहीं खोलता और वो अपने फायर विंग्स खोलकर वहां से उड़ जाता है। और अभी के लिए जब वो आसमान में देखता है तो बहुत सारी गहरी फॉग फैली हुई थी और शाओजिन को अभी के लिए डर लग रहा था कि यहाँ इस फॉग में कहीं एंशिएंट टाइम से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो ना हो। इसलिए गाइस शाओजिन नीचे देखता है जहाँ पर गाइस उस माउंटेन की एंट्रेंस बनी हुई थी जहाँ से सभी के लोग गुजर रहे थे। अब शाओजिन वहां पर आ जाता है और आम लोगों की तरह जमीन पर चलने लगता है। और गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक बड़ी सी शिप को, जिस पर के अभी के लिए मिस फैंग खड़ी थी, जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी। और गाइस अभी के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा कलरफुल क्लॉथ्स पहने हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और शाओजिन इस लड़की को देखकर कहता है कि वाकई में ही ये विंड लाइटनिंग पवेलियन की जो लड़की है ये तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी के लिए गाइस शाओजिन का दिल ठरक ठरक करने का कर रहा था, और लेकिन अभी के लिए वो इतना ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देता। लेकिन इसके साथ ही शाओजिन की नज़र उस लड़की के पीछे खड़े 2 एल्डर्स पर पड़ती है, जिनकी स्ट्रेंथ दोजोंग क्लास के 6 स्टार पर थी। और शाओजिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर अभी के लिए इन दोनों से शाओजिन का पड्डा बढ़ जाए तो शाओजिन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इन दोनों को पीछे हटाने के लिए। अभी के लिए शाओजिन शुक्र करता है कि ये दोनों फीतियान नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों फीतियान होते तो वो फीतियान शाओजिन को छोड़ता ही ना यहाँ पर। अब गाइस हम देखते हैं उन दोनों के विंड लाइटनिंग पवेलियन के 2 एल्डर्स को, जो कि उस मिस फैंग के साथ आए थे। और अभी के लिए गाइस मिस फैंग उन एल्डर से पूछती है कि अभी के लिए यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जैसे ही गाइस वो ये पूछती है तो वो एल्डर्स उसे बताते हैं कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन्स में से बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स अपनी अपनी फैक्शन के यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि फैक्शनलेस हैं। आप गाइस ये चीज़ सुनने के बाद मिस फैंग कहती है कि क्या तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे शाओजिन की, जिसने कि अभी हाल ही में हमारे नॉर्थर्न पवेलियन के एक एल्डर चेन यून को किल कर दिया, जो कि दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट था। और तो और उसने और भी बहुत सारी तबाही मचाई, जिसके साथ ही गाइस वो दोनों के एल्डर्स हमें सर हिला देते हैं। और वो मजीद कहते हैं कि अभी के लिए उसने यही नहीं किया, बल्कि इवन के वो विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का जो चीफ है फीतियान, उसके
हाथों से भी वो बचकर निकल गया और इवन के उस लड़के ने उस चीफ को वहाँ पर अपीयर होने पर मजबूर कर दिया। वो किस तरह का लड़का था जो कि इस तरह से टैक्टिक्स खेल गया कि फीतियान भी उसे पकड़ ना सका। तो अभी के लिए फीतियान से रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी। फीतियान ने हमें वार्न किया था कि हम लोग उस लड़के से बच कर रहें, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके साथ ही गाइस मिस फैंग कहती है कि अभी के लिए वो चीफ पागल हो चुका है, क्योंकि तुम लोगों को शायद पता नहीं कि वो लड़का शाओयन वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट था और अभी के लिए उसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं किया था। वो सिर्फ किसी की स्पिरिट का यूज़ करके उन एल्डर्स को किल कर पाया जिसका नाम चेंजुन था। इसलिए तुम दोनों को पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके साथ ही गाइस वो एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए बात जो भी हो मिस, वो लड़का बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो एंट्रेंस ओपन हो जाती है और लोग धड़ल्ले से अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिस फैंग को ये पता चलता है तो वो सबसे पहले उस एंट्रेंस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और गाइस अभी के लिए मिस फैंग बड़ी जल्दी में उस एंट्रेंस में एंटर होने लगती है और अभी के लिए वो दोनों के एल्डर्स मिस फैंग को कहते हैं कि मिस फैंग अभी के लिए हम आपका यहाँ पर वेट करेंगे, आप अंदर ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के बाद यहीं पर आना, हम आपको यहीं से पिक करेंगे। जिसके साथ ही गाइस मिस फैंग हाँ में सर बता देती है और अभी के लिए गाइस वो उस एंट्रेंस के सामने खड़ी थी और सबसे पहले उस माउंटेन रेंज में एंटर होने के लिए तैयार थी। लेकिन इसके साथ ही कि वो इससे पहले कि उसमें एंटर हो पाती तो एक फिगर बड़ी स्पीड में उस मिस फैंग से भी पहले उस माउंटेन पीक में एंटर हो जाता है उस एंट्रेंस के थ्रू। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो मिस फैंग की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो अभी के लिए उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है अपनी सक्शन फोर्स का यूज़ करके। लेकिन वो बंदा ऊपर से काउंटर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अभी के लिए वो बंदा उस मिस फैंग के हत्थे ही नहीं आता। अब गाइस ये बंदा और कोई नहीं अभी के लिए अपना शाओयन था, जिसे देखकर दोनों के एल्डर दूर खड़े ये देखकर कहते हैं कि अभी अभी मिस फैंग यहाँ पर एंट्री हुई हैं जो कि हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन की बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है और आने वाले टाइम में हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन की चीफ भी होंगी। लेकिन इसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर एक लड़का पहले से ही आ चुका है। यहाँ पर वाकई में ही बहुत सारे डार्क हाउसर्स मौजूद हैं जो कि किसी से भी कम नहीं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन वहाँ पर एंटर तो हो गया था, इसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोग भी एंटर हो जाते हैं और मिस फैंग भी उस माउंटेन रेंज में अभी के लिए एंटर हो गई थी जो कि था हेवन आई माउंटेन रेंज। और अभी के लिए गाइस वो माउंटेन रेंज जामा एम्पायर के मैजिकल बीस्ट के माउंटेन रेंज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब वहाँ पर बहुत सारे गाइस मैजिकल बीस्ट भी थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी सारे एंशिएंट टाइम से भी थे। इसलिए गाइस अभी के लिए शाओयन को उन सभी से भी बचना था और तो और शाओयन को अभी के लिए उस ब्लड पूल का पता भी लगाना था इतने थोड़े से टाइम में। और गाइस अभी के लिए शाओयन निकल जाता है उस ब्लड पूल का पता लगाने के लिए। लेकिन गाइस वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वेव्स की लहरें उठती हैं जो कि किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर दें। फिर गाइस शाओयन उससे भी बच जाता है और अभी के लिए शाओयन कहता है कि मैंने ये सब पहली बार देखा है कि इतनी सारी एनर्जी ये ब्लड पूल आसपास से किस तरह से इकट्ठी करके यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहा है इस माउंटेन रेंज में। ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब गाइस शाओयन एक माउंटेन पीक पर पहुंचता है लेकिन इसके साथ ही शाओयन के पीछे मिस फैंग अपीयर हो जाती है और अभी के लिए गाइस शाओयन उसकी तरफ मुंह नहीं करता। शाओयन को पता था कि यहाँ पर कौन अपीयर हुआ है लेकिन शाओयन अपने ही एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ा था। अब इसके साथ ही गाइस मिस फैंग वो शाओयन पर अपने एक विंड लाइटनिंग से बनाए हुए दावकी से एक फायर पाइथन बनाकर उस पर शाओयन पर अटैक कर देती है और वो पाइथन शाओयन को हर तरफ से घेर लेता है। लेकिन गाइस शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकाल लेता है जो कि उस पाइथन को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है और शाओयन अपनी फ्लेम से फिर एक पाइथन बनाता है जो कि मिस फैंग पर सीधा अटैक कर देता है। अभी के लिए गाइस जैसे ही मिस फैंग ये देखती है तो वो जल्दी से अपनी विंड और लाइटनिंग की एनर्जी को मर्ज करके एक अटैक बनाती है जिससे कि वो शाओयन के अटैक को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गाइस बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि जाने माने एक्सपर्ट थे और गाइस वो अभी के लिए यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट थे। अब ये चीज़ देखने के बाद वो कहते हैं कि ये मिस फैंग ये तो विंड लाइटनिंग पवेलियन की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, भला इससे कौन सरफिरा पंगा लेना चाहेगा, ये लड़का है कौन। अब इसके साथ ही गाइस इधर शाओयन कहता है मिस फैंग से कि तुम वाकई में ही अपनी रेपुटेशन जीती हो, तुम वाकई में ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने लाइटनिंग और विंड की दावकी को किस तरह से अपनी बॉडी में मर्ज किया है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। जिसके साथ ही गाइस मिस फैंग शाओयन को कहती है कि अभी के लिए तुमने विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के एक एल्डर चेंजुन को किल किया जो कि 2 क्लास का एक्सपर्ट था और भी बहुत सारी तबाही मचाई। इवन कि तुम फीतियान के हाथों से भी बच निकले जो कि एक 8 स्टार 2 क्लास का एक्सपर्ट था। तुम भी अपनी रेपुटेशन
जीते गए हो शाओयन, मैं सही कह रही हूँ ना। जिसके साथ ही गाइस शाओयन का नाम सुनकर वहाँ पर खड़े सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वही लड़का है जिसने कि टियानबई सिटी में चेन यून, जो कि विन लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का एल्डर था, उसे किल कर दिया। ये लड़का तो बहुत बड़ा ब्रूटल था, इसके अटैक्स बहुत ही ज़्यादा विशियस थे। और अभी के लिए गाइस मिस फैंग के साथ जो दो एल्डर्स थे जो कि अभी के लिए बाहर खड़े थे, उनमें से तो एक एल्डर ने मिस फैंग को ये भी कहा था कि अगर वो शाओयन तुम्हें मिले तो उसे किल कर देना या उसे पकड़कर फी तियान के हवाले कर देना। तब के टाइम विन लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन हो सकता है कि उन्हें बहुत बड़े फेवर दे दे, लेकिन गाइस अभी के लिए इस मिस फैंग की क्या औकात कि वो शाओयन को कुछ कह पाए या शाओयन का कुछ बिगाड़ पाए। शाओयन को इससे घंटा फर्क नहीं था पड़ने वाला। लेकिन गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मिस फैंग, इसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए दो होंग क्लास की पीक पर थी और ये अपनी स्ट्रेंथ के और दाव टेक्निक के बलबूते पर किसी भी दावजोंग क्लास के एक्सपर्ट को अच्छी खासी टक्कर देने के काबिल थी, जिस तरह शाओयन दे देता है। तो अभी के लिए ये शाओयन के मुकाबले की लड़की हुई। अब इधर गाइस वहाँ पर मौजूद सभी के लोग कहते हैं कि अभी के लिए शाओयन उस फीतियान के हाथों से बच गया। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। उस फीतियान की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग हद तक थी। ये लड़का तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब इसके साथ ही गाइस इधर शाओयन मिस फैंग से कहता है कि अभी के लिए तुम अपना पाथ चूज़ करो और मैं अपना पाथ चूज़ करता हूँ। तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो मैं भी तुम पर अटैक नहीं करूँगा, इसलिए हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। और अभी के लिए गाइस शाओयन इस लड़की से डायरेक्टली फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी के लिए शाओयन का मेन एम था वो ये था कि उन 10 स्पॉट्स में से एक स्पॉट को अपने लिए अवेल करना, उस ब्लड पूल में और दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू करना। शाओयन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस विन लाइटनिंग पवेलियन की इस अमेजिंग सी स्टूडेंट से फाइट करे और इसे हराने में लग जाए। इससे शाओयन का अपना भी नुकसान होगा और उसका भी। अब गाइस ये बात सुनने के बाद मिस फैंग शाओयन को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, अभी के लिए तो मैं तुम पर अटैक नहीं करूँगी, लेकिन जब के टाइम वो हेवन माउंटेन ब्लड पूल अपीयर होगा तो तब के टाइम मैं देखूँगी कि तुम में क्या क्वालिफिकेशन है उस जगह पर आने की और वहाँ पर ट्रेनिंग करने की। और अगर तुम उस ब्लड पूल में पहुंचने से पहले ही किसी से हार गए तो फिर मैं समझूंगी कि तुम शाओयन सच में अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करते, तुम दूसरों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करके खुद को माइटी दिखाते हो और बड़े फन्ने खा बनते फिरते हो। अब गाइस ये सुनकर शाओयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए उस फोग में गायब हो जाता है। अब गाइस ये चीज़ देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायक बात है कि ये दोनों आपस में नहीं लड़े। हम सच में देखना चाहते थे कि इन दोनों में से स्ट्रांग कौन है, या मिस फैंग स्ट्रांग है या फिर वो लड़का शाओयन जिसने के विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन को डोल की तरह बजा दिया था। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि अभी के लिए कहता है कि मुझे हो सकता है कि पूरा एक दिन लग जाए अभी के लिए उस ब्लड पूल को ढूंढने के लिए, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा ताकि मुझे कोई ना कोई स्पॉट मिल जाए। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन का जो अवतार था जो कि उसके माथे में था, उसकी आंखों के दरमियान शाओयन अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से उसको कंटिन्यूसली उसको ताकत दे रहा था और उसको रिफाइन किए जा रहा था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शाओयन को इससे एग्जॉस्शन भी हो रही थी, लेकिन शाओयन एक एल्केमिस्ट था, आप लोगों को तो पता ही है। वो काफ़ी सारी मेडिसिनल पिल्स खाकर खुद को रिकवर किए जा रहा था साथ साथ, और अपने अवतार को रिफाइन भी साथ साथ किए जा रहा था। अब गाइस शाओयन उस माउंटेन रेंज में से एक जगह से गुजर रहा था और उसकी नज़र तभी एक बड़े से मैजिकल बीस्ट पर पड़ती है जो कि रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट था, जो कि 2 क्लास के बराबर होता है। और अभी के लिए गाइस वो मैजिकल बीस्ट के सामने एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदा खड़ा था और अभी के लिए गाइस उसके हाथ में तलवार थी। और जैसे ही वो दोनों आपस में फाइट करते हैं तो वो बंदा एक ही वार में उस मैजिकल बीस्ट को वहीं पर किल कर देता है। और अभी के लिए गाइस वो बंदा उस मैजिकल बीस्ट को किल करने के बाद शाओयन की तरफ देखकर, जो कि छुपा हुआ था, उसे देखकर कहता है कि क्या तुमने देख लिया जो भी मैंने किया, तो अभी के लिए तुम बाहर आ जाओ जल्दी से। अब गाइस के साथ ही शाओयन बाहर निकल कर कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जिसके साथ ही गाइस वो पर्सन जो इसकी की सेंसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और जिसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी थी, वो शाओयन को देखता है गौर से। और अभी के लिए गाइस वो पर्सन शाओयन से तकरीबन 2 साल बड़ा था और अभी के लिए वो कह सकता था कि शाओयन की स्ट्रेंथ उससे काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस अभी के लिए उसे डेंजरस फीलिंग आ रही थी पूरी शाओयन से। और इसके साथ ही गाइस वो अपने हैंड कप करके शाओयन को ग्रीट करते हुए बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में कहता है कि अभी के लिए मैं तांग जिन हूँ, जो कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से हूँ। और ब्रदर अभी के लिए मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा है, मैंने आपको इससे पहले कहीं भी नहीं देखा, क्या आप किस फैक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। और गाइस अभी के लिए ये बंदा काफ़ी अच्छा था जिसका नाम के तांग जिंग था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन की अक्सर विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन से लगती रहती थी फाइट। और अभी के लिए ये बंदा तांग जिन 10,000 स्वॉर्ड
पवेलियन से है, जिसका के और इसके साथ ही वो शाओयिन के बारे में पूछने लगता है और वो मज़ीद और मैं आप लोगों को गाइस मज़ीद बता दूं कि 10,000 स्पार्ट पवेलियन को इस लड़के से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि ये लड़का अपनी फैक्शन का बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था और इसका नेचर भी काफ़ी सारी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब इधर गाइस शाओयिन तांग जिन का नाम सुनकर और 10,000 स्पार्ट पवेलियन का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के पर्सन से यहाँ पर मिलेगा। और तो और उसने इस 10,000 स्पार्ट पवेलियन और तांग जिन का नाम भी पहले भी सुन रखा था, क्योंकि ये लड़का भी बहुत बड़े जीनियसेस में शामिल था जो कि मिस फैंग को टक्कर देने के अच्छे खासे काबिल था। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन भी उसे ग्रीट करते हुए बड़े रिस्पेक्टफुल वे में कहता है कि मेरा नाम शाओयिन है, जिसके साथ ही गाइस वो लड़का तांग जिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि शाओयिन तुम वही हो जिसने के विंड लाइटनिंग नार्थन पवेलियन की अच्छी खासी बैंड बजा दी और जो कि फीतियान के हाथों से बच निकला, तुम वाकई में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन आगे से हंसते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा लकी निकला। जिस पर गाइस तांग जिन हैरान होते हुए कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उस 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया जो कि विंड लाइटनिंग नार्थन पवेलियन के 3 एल्डर्स ने बनाई थी, और वो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है इन सेंट्रल प्लेन्स में। इसके साथ ही गाइस तांग जिन भी हंसते हुए शाओयिन से कहता है कि एक छोटी सी लड़ाई उस फीतियान जैसे ओल्ड डीमन को बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकती, तुमने ज़रूर कोई कांड किया होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा। अब इसके साथ ही गाइस तांग जिन उसके पास इतना टाइम नहीं था और वो शाओयिन से कहता है कि अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बाद में चैट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हम उस हेवन माउंटेन स्टेज पर ज़रूर मिलेंगे और तब के टाइम मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी। अब इसके साथ ही गाइस तांग जिन शाओयिन की आंखों से डिसअपीयर हो जाता है और शाओयिन भी अपने सर को खुजाने लगता है और कहता है कि ये लड़का वाकई में ही बहुत ज़्यादा जल्दी में है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन कहता है कि ब्लड पूल के हवाला ये हेवन माउंटेन स्टेज आखिर है क्या चीज़, मुझे इस चीज़ के बारे में सच में नहीं पता। और ये कहकर शाओयिन भी वहाँ से निकल जाता है और फोग में कहीं पर गायब हो जाता है। अब गाइस उस माउंटेन रेंज में सफ़र के दौरान शाओयिन की टक्करें काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट से भी हुए थे, जिनमें से शाओयिन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से यूज़ करके काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट को हरा दिया, लेकिन कुछ से उसने फिजिकली फाइट करके उनको अच्छी खासी धूल चटाई और इवन के रैंक 6 के भी मैजिकल बीस्ट को अच्छे खासा कुट्टा शाओयिन ने और उन्हें किल किया। अब गाइस शाओयिन वहाँ पर सफ़र करते करते रास्ते में थोड़ी बहुत रेस्ट भी करता है और ख़ुद को ट्रेनिंग स्टेज में भी लेके जाता है और ख़ुद की जो एग्जॉशन थी उसको कंप्लीट भी करता है और उसको रिकवर करता है। अब गाइस इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयिन रात भर वहाँ पर सफ़र करता रहता है और इसके साथ ही शाओयिन 5 से 7 लोगों को ओवरटेक कर लेता है और शाओयिन की स्पीड को देखकर वो 5 के 6 के लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो किसी मैजिकल बीस्ट की तरह यहाँ से भाग रहा है, इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब गाइस शाओयिन खुद से कहता है कि मैं उस ब्लड माउंटेन पूल पर पहुंचने के बहुत ज़्यादा करीब हूं, लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओयिन की स्पीड रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वहां पर एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है और शाओयिन ये आवाज़ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सोच में चला जाता है, क्योंकि गाइस शाओयिन के लिए ये वॉइस कुछ फेमिलियर सी थी। अब गाइस उस लड़की की वॉइस सुनते हुए शाओयिन उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर गाइस हम देखते हैं नालन जनरल को, जो कि अभी के लिए गाइस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसके साथ एक वाइट कलर की फॉक्स भी थी जिससे कि उसने उठाया हुआ था और उनके पीछे 6 लोग पड़े हुए थे और वो अभी के लिए कहते हैं कि लड़की इस वाइट फॉक्स को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें किल कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी सारी लड़कियों को किल किया हुआ है। अब गाइस ये बात सुनने के बाद वो छोटी सी वाइट फॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो डर जाती है और नालन जेनलैन उसके सर पर हाथ फेर के उसे थोड़ी बहुत तसल्ली देती है। अब गाइस नालन जेनलैन उस वाइट फॉक्स को हवाले करने से बिल्कुल इनकार कर देती है और इसके साथ ही गाइस वो 6 के 6 लोग नालन जेनलैन को कहते हैं कि अभी के लिए फिर तैयार हो जाओ कि हम तुम्हें भी आजमाएंगे और तुम्हारी इस वाइट फॉक्स को तो पकड़ेंगे ही, साथ में तुम्हारा भी अच्छा खासा यूज़ करेंगे। जिसके साथ ही गाइस नालन जेनलैन कहती है कि तुम्हारा ये ग्राउंड स्पिरिट गेट ये बिल्कुल एक गंद है और गंद पर ही बना हुआ है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। अब गाइस नालन जेनलैन ने इनकी फैक्शंस का नाम ले लिया था और शाओयिन समझ गया था कि ये लोग भी यंगर जनरेशन के हैं और ये लोग शायद वाइट फॉक्स ने इनको लीड किया होगा और ये लोग अभी के लिए वाइट फॉक्स को पकड़ना चाहते होंगे, लेकिन अभी के लिए नालन जेनलैन जो कि 5 स्टार 2 लेवल पर थी वो अकेली इन सब का मुकाबला नहीं थी कर सकती। अब गाइस इसके साथ ही वो 6 के 6 लोग मिलकर नालन जनरल पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे कि गाइस नालन जनरल अभी के लिए अकेले फेस नहीं कर पाती और गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि जल्दी से इस फॉक्स को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसके साथ ही गाइस नालन जनरल कहती है कि तुमने मुझे 3 साल की बच्ची समझा क्या, क्योंकि गाइस वो लोग इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो नालन जनरल को वहाँ से जाने दें। अब इसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि तो ठीक है फिर तुम यहाँ पर मरो। अब इसके साथ ही गाइस
वो लोग स्पिरिट ऑफ लैंड अर्थ मेल्टिंग स्किल का यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ही गाइस नालन जैनलैंड उस फॉर्मेशन के सामने एक बड़ी सी विंडशील्ड बना देती है, लेकिन गाइस इसके साथ ही वो तीनों के एल्डर्स उस फॉर्मेशन से एक बड़े से ग्राउंड ड्रैगन को निकाल लेते हैं, जो कि नालन जैनलैंड की विंडशील्ड को तोड़ता हुआ उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था। अब ये चीज़ देखने के बाद नालन जैनलैंड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कि उस ड्रैगन को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है। अब ये चीज़ देखने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं और वो अपने सामने शाओयिन को देखते हैं और अभी वो शाओयिन से कहते हैं कि आप कौन हो? हम होंग त्यान है, ग्राउंड स्पिरिट गेट से। फ्रेंड, हमारे मामले में ज़रा सी भी टांग ना अड़ाओ तो ये अच्छा होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग ग्राउंड स्पिरिट गेट से और तुम लोग इतने सारे मिलकर सिर्फ एक लड़की को बुली कर रहे हो, तुम वाकई में बहुत बड़े बेशर्म हो। अब इसके साथ ही गाइस नालन जैनलैंड जब शाओयिन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि शाओयिन। अब गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयिन को जो कि नालन जैनलैंड से पूछता है कि अभी के लिए क्या तुम ठीक हो? जिसके साथ ही गाइस नालन जैनलैंड जो कि अभी के लिए गाइस जुनलैन सेक की यादों में आ गई थी, जिससे कि शाओयिन ने अच्छा खासा तो तबाह कर दिया था। और इसके साथ ही गाइस वो अभी के लिए पुराने मैटर को भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो सब नालन जैनलैंड की वजह से हुआ था। जिसकी और वो कहती है कि मेरी वजह से इस प्राइडफुल मैन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट का सामना करना पड़ा और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था और परेशान हुआ था, और आज के टाइम मैं इसके सामने खड़ी हूँ। अब इसके साथ ही गाइस नालन जैनलैंड शाओयिन को थैंक यू बोलती है, और इधर दूसरी तरफ शाओयिन जल्दी से अपनी फ्लेम का यूज़ करके नालन जैनलैंड की बॉडी से एक ब्लैक एनर्जी निकाल देता है और वो कहता है कि ये ब्लैक एनर्जी जिसकी भी है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हराम पंती है कि तुम लोगों ने इस लड़की की बॉडी में अपनी एनर्जी के मार्क्स छोड़ दिए, तुम बहुत बड़े हरामी हो। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर वो लोग शाओयिन पर स्नीक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि नालन जैनलैंड कहती है कि अभी के लिए केयरफुल हो जाओ। लेकिन गाइस शाओयिन तो शाओयिन था, वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और फिर उन सभी के लोगों को अच्छा खासा बजाता है ढोल की तरह, जिनमें से उनका मेन बंदा था होंग त्यान, उसकी तो वो अच्छी खासी दुर्गत बनाता है। और जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं जब वो फेल होते हैं, वैसे ही शाओयिन उनको बचाता है। अब गाइस इधर नालन जैनलैंड ये सारा तमाशा देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, और वो कहती है कि सेंट्रल प्लेन्स में ये लड़का आ गया है, मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में भी ये अपने जलवे के जौहर दिखाएगा। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं क्लैपिंग की, और एक बंदा वहाँ पर अपीयर होकर शाओयिन से कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, तुम शाओयिन ही ना जिसने कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के नाक में दम करके रख दिया था। अब इसके साथ ही गाइस नालन जैनलैंड शाओयिन को वार्न करती है कि शाओयिन अभी के लिए भी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ ही गाइस वो अपनी वाइट फॉक्स को अपने गले से लगा लेती है। अब इसके साथ ही शाओयिन नालन जैनलैंड से पूछती है कि आखिर ये तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? जिस पर गाइस नालन जैनलैंड शाओयिन को बताती है कि जैसे ही मैं इस माउंटेन रेंज में एंटर हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी टाइट्स थी, जिससे कि मैं इम्यून नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये वाइट फॉक्स इन एनर्जी टाइट से इम्यून है और इन एनर्जी का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये लोग मुझसे ये मेरी वाइट फॉक्स को छीनना चाहते हैं और मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा जो कि वहाँ पर अपीयर हुआ था वो कहता है कि मेरा इस ग्राउंड स्पिरिट्स गेट के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, तुम ये वाइट फॉक्स इन तीनों के हवाले कर दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये चीज़ इनके हवाले करो और मेज़ की तरफ ये फिर इन्हें लीड करेगी ये वाइट फॉक्स। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन एक स्माइल के साथ कहता है कि हम तुम्हारे हाथ में ये वाइट फॉक्स नहीं देंगे। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा कहता है कि वांग चैन ये कोई ऐसा आम सा बंदा नहीं है जिसे कि तुम आम सा समझो, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जालिम है, तुम क्या जानो। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन कहते हैं कि वांग चैन ये तो येलो स्प्रिंग पवेलियन का वांग चैन तो नहीं कहीं। अब गाइस वांग चैन का नाम सुनने के बाद नालन जैनलैंड भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो शाओयिन को कहती है कि बेहतर होगा कि हम ये वाइट फॉक्स फिर इन्हें दे ही देते हैं, क्योंकि वो वांग चैन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो वांग चैन काफ़ी सारे दोजों क्लास के डीमन से भी लड़ा है और मरा नहीं। जिस पर गाइस शाओयिन कहता है कि इस वाइट फॉक्स के बगैर हम उस मेज़ पर तक कैसे पहुंचेंगे, देखिए तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं इस सब को संभाल लूंगा। अब गाइस इसके साथ ही वहाँ पर वांग चैन अपीयर हो जाता है और वो शाओयिन से कहता है कि अभी के लिए मेरी टिंग जैन से मुलाकात हुई थी, जिससे कि मैंने फाइट भी की, और उसने मुझे कहा कि अभी के लिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए पीछे कोई बंदा आ रहा है, तो अच्छा वो तुम ही हो शाओयिन, मुझे नहीं था पता। इसके साथ ही गाइस शाओयिन अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड निकालकर उस पर अपनी हेवनली फ्लेम चढ़ाकर उससे वांग चैन पर अटैक कर देता है। और गाइस जैसे ही वांग चैन का और शाओयिन का अटैक आपस में टकराते हैं तो वांग चैन की फटकर रात में आ जाती है और वो कहता है कि हेवनली फ्लेम, ये चीज़ तो हेवनली फ्लेम है, तुम्हारे पास वाकई में कोई स्किल है।
वो तांगजिन सच कह रहा था कि तुम वाकई में ही बहुत बड़ी तोप हो, और जिससे कि मुझे भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, इसलिए मैं तुम पर अभी के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बेहतर ये होगा कि हम दोनों उस हेवन माउंटेन स्टेज पर मिलें और वहाँ पर अपनी काबिलियत का मुजाहरा करें। अभी के लिए हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस वांग चैन वहाँ से हट जाता है साइड पर। अब गाइस नालन जलन ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और वो सोचती है कि शाओयन ने इस बंदे को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन की आंखों के सामने ये बंदा अभी के लिए चूंटी के समान था। आप लोगों को तो पता ही है शाओयन की स्ट्रेंथ का। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि ब्लड पूल की तरफ हमें रास्ता अभी के लिए ये व्हाइट फॉक्स ही दिखाएगी। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग शाओयन पर अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी भी किस्म की कीमत पर इस व्हाइट फॉक्स को लेकर ही रहेंगे। जिसके साथ ही गाइस शाओयन वहाँ खड़ा खड़ा उन सभी के लोगों को अच्छी खासी धूल चढ़ा देता है एक बार फिर से। और वो कहता है कि अभी के लिए अगर दोबारा तुमने बेगैरती की तो मैं फिर पीछे नहीं रहूंगा और मैं तुम लोगों को किल कर दूंगा। अब गाइस इसके साथ ही वो लोग फिर भी बाज नहीं आते, लेकिन शाओयन फिर अपने गुस्से का भी पक्का था। उसने उन सभी के लोगों को अच्छा खासा बजाया, वो भी ढोलकी की तरह। और जब वो सारे लोग जख्मी हो गए और दर्द से कराने लगे, अभी के लिए गाइस उन लोगों के साथ और भी बहुत सारे लोग आ चुके थे वहाँ पर, जो कि सारे एक्सपर्ट थे यंगर जनरेशन के। और शाओयन ने उन सभी को मारा बहुत ही बुरे तरीके से। और अभी के लिए गाइस किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर। और इसके साथ ही शाओयन बड़े आराम से वहाँ से जाने लगता है। और नालन यन्नन अभी के लिए अपनी व्हाइट फॉक्स के साथ शाओयन के साथ साथ थी, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर आवाज़ आती है कि तुम अभी के लिए इतने सारे लोगों के हाथ पैर तोड़ कर कहाँ जा रहे हो इतनी खुशी से के साथ। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि दो जोंग, ये दो जोंग कौन है। अब गाइस मैं आप लोगों को सीधी बात बताऊं कि अभी के लिए शाओयन की मुलाकात होती है। अभी के लिए वो बंदा और कोई नहीं, गोल्ड स्वेलिंग मोस्ट ट्राइब का एक एल्डर था। और अभी के लिए गाइस शाओयन की इनके साथ अच्छी खासी बन जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस इनके साथ जब और गाइस अभी के लिए जो भी इनके साथ कन्वर्सेशन हुई मैं अगली वीडियो में ये सब बता दूंगा। लेकिन गाइस बस इतना जान लो कि अभी के लिए शाओयन की इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब गाइस मैं 2-3 चैप्टर्स यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो कि मैं अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि बिल्कुल मुझे बकवास लगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कन्वर्सेशन है। मेन चीज़ तो कोई है नहीं मुद्दे की, वो अगली वीडियो में बता दूंगा कि इस दो जोन क्लास का ब्रेक थ्रू करने से पहले क्या क्या हुआ, वो अगली वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शाओयन नालन यन्नन के साथ और उस माउस ट्राइब के एल्डर के साथ वहाँ ब्लड पूल पर पहुंच जाता है। और अभी के लिए गाइस ब्लड पूल ओपन हो चुका था और शाओयन ब्लड पूल के बॉटम में जाकर चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। और गाइस अभी के लिए वहाँ पर 6 बंदे पूरे 8 बंदे जमा हुए थे। और अभी के लिए वहाँ पर स्पोर्ट्स भी 8 थे, जहाँ पर गाइस सिर्फ 8 लोग ही ट्रेनिंग करने वाले थे। अभी के लिए वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बहुत बड़ा हरामी था और वो कहता है कि हम तो 8 हैं, ये 9वीं लड़की कौन है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उस बंदे की अच्छी खासी दुर्गत कर देता है और कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से निकल गए हो तो ये 8वीं लड़की, तो ये 9वीं लड़की अभी 8वें नंबर पर आ गई है। अब इसके साथ ही गाइस नालन यन्नन भी शाओयन को ये कहते हुए वहाँ से उस ब्लड पूल में चली जाती है और कहती है कि अभी के लिए जब फ्यूचर में तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम टीचर को यानी कि युनजुन को फ्लावर सेक्ट में आकर ढूंढ लेना, वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो गाइस मैं सीधी बात आता हूँ मुद्दे पर, वो शाओयन की, वो कि शाओयन ब्लड पूल के बॉटम में चला गया था और वहाँ पर जाकर बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है किसी ओल्ड मोंग की तरह। और अभी के लिए गाइस शाओयन की बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बड़ी तेज़ी से एंटर हो रही थी और अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रही थी। और इस स्पीड के मुताबिक शाओयन बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला था 2 जोन क्लास का। अब गाइस शाओयन को उस जगह पर बैठे बैठे 2 दिन गुजरते हैं, फिर 10 दिन गुजरते हैं और फिर 20 दिन गुजर जाते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन वहाँ पर बैठकर आंखें बंद कर अभी भी ट्रेनिंग स्टेट में था। और गाइस शाओयन बिल्कुल अपने फ्लेम मंत्रा पर था जो कि आसपास की एनर्जी को बड़ी स्पीड में ऑब्जर्व किया जा रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयन को तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो चुके थे और वो माउस ट्राइब का एल्डर जिसका नाम जिनशिन था वो भी बहुत ज़्यादा हैरान था। और वो कहता है कि इस लड़के को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू करने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के साथ कोई ना कोई मसला हो गया हो। अभी के लिए मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस ब्लड पूल के बॉटम में जा सकूं। अब गाइस अगले दिन भी जिनशी वहां पर जाता है जो कि माउस ट्राइब का एल्डर था। और गाइस अभी के लिए वो कहता है कि अगर आज शाओयन यहाँ से नहीं निकला तो मैं फिर इस ब्लड पूल में जाकर शाओयन का पता करूंगा, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, क्योंकि इतने टाइम के दौरान शाओयन को अभी के लिए 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही लेना चाहिए था और बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन गाइस इसके साथ ही उस ब्लड पूल में ऐसा शो होने लगता है कि जैसे उसकी सारी एनर्जी कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा हो। और इसके साथ ही जिनशी ये देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारा फेनोमेना शाओयन ने ही क्रिएट किया है और वही इस सब की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। माना कि अब समझ आई कि 2 क्लास से जब 2 जोन क्लास पे बंदा जाता है तो इतनी सारी एनर्जी किसी ने भी नहीं ऑब्जर्व की होगी जितनी कि अभी के लिए शाओयन ऑब्जर्व कर रहा है। और अभी के लिए ये लड़का शाओयन 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका है।
और मुझे लगता है कि ये लड़का इतनी देर उस ब्लड पूल में इसलिए रहा कि ये एक ही बार में 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाए। और ये लड़का, इसका मेथड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अभी के लिए ये एक ही पल में 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात होगी। अब गाइस इसके साथ ही उस ब्लड पूल में से बहुत सारे एनर्जी का प्रेशर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जहाँ पर गाइस माउस ट्राइब के सभी के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वो एल्डर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये लड़का अभी के लिए ये लगता है कि इसने 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। और इसके साथ ही गाइस उस वहाँ पर ओरा, शाओजिन का ओरा हर तरफ फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा ओरा था ये। और वो कहता है कि लगता है कि इस लड़के शाओजिन ने अभी के लिए 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ ही गाइस जब के टाइम वो बंदा ये बात कहता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैं अपने माउस ट्राइब के भी कुछ लोगों को नेक्स्ट के टाइम इस ब्लड पूल में ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, क्योंकि ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अभी के लिए जैसा कि लगता है कि शाओजिन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है 2 जोन क्लास का, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ आसमान में बहुत ज़्यादा किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। और जिस ब्लड पूल में शाओजिन अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, वो ब्लड पूल अभी के लिए बिल्कुल पानी से भर चुका था और वहाँ पर जो भी एनर्जी थी शाओजिन के द्वारा सोख ली गई थी। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर एक बहुत बड़ी टाइड उठती है और वो पानी किसी रेन ड्रॉप्स की तरह हर एक पर पड़ा था। और फिर हम देखते हैं शाओजिन को, जो कि अभी के लिए गाइस हवा में खड़ा था। और गाइस अभी के लिए शाओजिन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ओरा भी निकल रहा था। और सभी के लोग ये देखकर कहते हैं कि 2 जोंग, ये लड़का तो 2 जोंग क्लास पर पहुंच चुका है, इसने इतने इजीली ही 2 जोंग क्लास का ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तो गाइज़ इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो गाइज़ मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 6 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइज़ अगर मैं लेट हो गया हूँ तो इसमें मसला क्या हो गया है, आप लोगों को भी पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। 30 चैप्टर, इनको एक्सप्लेन करना और इनको किसी तरह से मैनेज करना इतना आसान नहीं होता 50 मिनट की वीडियो में। अगर आप लोगों से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे सब्र ही नहीं होता और वो गालियाँ देने पे आ जाते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम चीज़ क्या है। तो ठीक है गाइज़, मैं इस तरह के लोगों को आंसर नहीं करूँगा, लेकिन वो लोग जो मेरे सच्चे फ़ैन हैं वो इस तरह के लोगों को अच्छा खासा आंसर दिया करें। आप लोगों को खुली छूट है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इसलिए गाइज़, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि मैं सारा दिन उनके लिए वीडियो बनाता हूँ और एट द एंड वो लोग गालियाँ दे देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं आप लोगों को अभी एक बात बताता हूँ, वो ये है कि मैं अभी गाइस बस से सफ़र करके घर आया हूँ और मैंने आते ही आकर आप लोगों के लिए जो बची हुई वीडियो थी वो कंप्लीट की है और 2-3 चैप्टर्स ऐसे ही स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो बकवासिया से भरे हुए थे और उनमें सिर्फ और सिर्फ बातें थी, इसलिए मैंने उनको स्किप किया। लेकिन मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोगों को सारी स्टोरी बता दूंगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि अभी के लिए नेक्स्ट कोई भी प्लीज़ गाली ना दे। अगर कोई भी गाली देता है तो वो लोग जो कि मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं वो लोग फिर उनको माँ बहन उनकी अच्छी खासी ये करें, उनको खुली छूट है। गाइस जब मैं कह देता हूँ कि वीडियो आएगी तो मैं फिर उस वीडियो को बनाता हूँ और इसको अपलोड ही करता हूँ। आप लोग बीच में जब गालियाँ देते हैं तो फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग ऐसे हो, बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि गालियाँ देते हैं और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए उन लोगों को संभालना 98% लोगों का काम है। ये आप लोगों पर है गाइस कि आप लोग उन्हें संभालते कैसे हो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। So play.